We are starting up with the second mock test paper series. आपका बिजनेस लॉस सेम क्वेश्चन पेपर हमें एक्सपेक्टेड होता है, पैटर्न ऑफ द सेम क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्टेड होता है जैसे उन्होंने दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी और बाकी के 5 में से कोई भी 4 आपने करने हैं. टाइम अलाउड है 3 आवर्स. तो मैंने आपको बताया हुआ है जब आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर आएगा, काउंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय 180 मिनट्स. तो आपके पास क्वेश्चन पर मिनट आ जाएगा कि क्वेश्चन जो जितने मिनट में आपको उसको करना है, पर रिक्वायरमेंट मिनट. क्वेश्चन पर रिक्वायरमेंट मिनट, इसका मतलब एक क्वेश्चन आपको कितने मिनट्स में कवर करना है, सो दैट टू कंप्लीट द सिलेबस. आपका फर्स्ट एस्पेक्ट हमेशा पेपर को करने का यही रहेगा. और दूसरी चीज मैंने आपको समझाई थी, पेपर को सिमेट्रिकली करो. आगे आपकी मर्जी है, टीचर इंस्ट्रक्शंस देती है तो उसका कोई वजह होती है. एज एन एग्जामिनर जब चेकिंग होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लुक एट द पेपर एंड सी द मार्क लिस्ट, बिकॉज जब हम चेकिंग कर रहे होते हैं हमारे माइंड में एक मार्क्स का पैटर्न सिमेट्रिकली चेक कर करके सेट बैठ चुका होता है. वहां पे टीचर के फ्रस्ट्रेट होने के चांसेस होते हैं. डू नॉट गिव देम अ रीजन टू डिडक्ट योर मार्क्स इन दैट केस. तो ट्राई टू डू पेपर सिमेट्रिकली. Starting up with the first question, examine the validity of the following agreements under the Indian Contract Act and justify your answer. पलक ने पे किया है 10,000 मैरिज ब्यूरो को ताकि वो मैरिज ब्यूरो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके रिस्पेक्टिव ग्रूम्स को. ये कोई मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. लगेगा मैरिज ब्रोकरेज या पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे मैरिज ब्यूरो वाले आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. तो अगर मैं कंसीडर करूं सेक्शन 10, तो ये जो कंसीडरेशन है ये लॉफुल है, लॉफुल कंसीडरेशन. और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना आपका क्या था, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी आपका क्या है, लॉफुल. तो सेक्शन 10 के हिसाब से कंसीडरेशन भी लॉफुल है, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल है. इसीलिए यहां पे जो एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वैलिड. समझ आया. सेकेंड, भारत एग्रीज विद जॉन टू सेल हिज व्हाइट बुल. अननोन टू बोथ द पार्टीज द बुल वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट. इसका मतलब सेक्शन 20 बायलेटरल मिस्टेक, क्योंकि दोनों को गलती लग रही है और दोनों को नहीं पता था. और बायलेटरल मिस्टेक जब भी होती है, एग्रीमेंट हमेशा क्या होता है, वॉइड. थर्ड पे चलते हैं. ऋषभ सेल्स द गुडविल ऑफ हिज शॉप टू ओमकार फॉर 10 लाख and promises not to carry on such similar business within the local limits जब तक वो सेम. सेक्शन कौन सा आ गया, 27. टॉपिक रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. ये एक्सेप्शन टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है. वाई, बिकॉज सिमिलर बिजनेस और लोकल लिमिट्स में करने से रोका जा सकता है. प्रॉपर्टी वर्थ 2 लाख वॉज एग्रीड टू बी सोल्ड फॉर जस्ट 25,000 बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. तो ये क्या हो गया, वॉइडेबल एग्रीमेंट. अब वो कह रहे हैं उसने 2 लाख की प्रॉपर्टी 25,000 में, अगर ये वर्ड ना दिया होता, सिंपल दिया होता तो वैलिड था. फिर टॉपिक क्या लगता, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. लेकिन अगर उन्होंने ये वर्ड दे दिया है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो इसका मतलब है यहां पे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है. इसीलिए एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड. क्यों, क्योंकि यहां पे कंसेंट फ्री नहीं है. इज दैट क्लियर. तो फर्स्ट 4 के ये आंसर्स आपके सामने मैंने ओपन किए हैं. आप आंसर्स को पहले रीड करोगे, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. गो अहेड एंड रीड द आंसर्स.
डन है। शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी, स्टेट विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी ट्रीटेड एज क्या स्मॉल कंपनी, यानी कि 2 क्लॉज 85। उन्होंने आपसे पूछ लिया है 2 क्लॉज 85 की लिमिट क्या है। सबसे पहली लाइन इसकी क्या होती है? आप सीधा क्या कर देते हो, आपको 4 करोड़ वाली लाइन पता है, लेकिन सबसे पहले बताना होता है स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। सबसे पहली लाइन ये होती है जहां पे बच्चे क्या कर देते हैं, गलती। ये डेफिनेशन डिवाइडेड है, मींस कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, ये पहला पार्ट है उसका, ठीक है। और उसके बाद आता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड कितना, 4 करोड़। अमेंडमेंट आ चुकी है बट उन्होंने अभी तक आपकी इस आंसर की में उन्होंने नहीं उठाई हुई है, ये उनकी एमटीपी का आंसर है, ठीक है ना, उन्होंने नहीं उठाया हुआ तो मैं भी नहीं करवा रही अभी। तो डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ कैसे लिखना है, 4 करोड़ और हायर प्रिस्क्राइब्ड, रिमेंबर, लेकिन विच शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़। उसके बाद मेन पार्ट इन दोनों के बीच में क्या आता है, एंड उसके बाद क्या आता है, टर्नओवर। टर्नओवर कौन सा, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, नॉट एक्सीड 40 करोड़ और हायर प्रिस्क्राइब, लेकिन किसी भी हालत में एक्सीड नहीं करेगा कितना, 100 करोड़, ठीक है। ये 3 पार्ट आते हैं स्मॉल कंपनी में। उसके बाद क्या आती है इसकी, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में वो बोलते हैं होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए, कंपनी अंडर सेक्शन 8 नहीं होना चाहिए, कंपनी अंडर स्पेशल एक्ट नहीं होना चाहिए, रिमेंबर। आगे देखते हुए वो कहते हैं एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर है 10 करोड़ जो कि 40 के विद इन है, और पेड अप कैपिटल है 1 करोड़ जो कि 4 के विद इन है। तो अगर मैं लिमिट देखूं, वो दोनों की लिमिट स्मॉल कंपनी की लिमिट को जस्टिफाई करता है। आउट ऑफ दीज 60,000 इक्विटी शेयर्स आर हेल्ड बाय यूवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब जो एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड है, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ यूवी इंफ्राट्रेक प्राइवेट लिमिटेड। और उन्होंने एक्सेप्शन में बोला अगर आप किसी की सब्सिडरी हो, चाहे फिर तुम्हारी लिमिट फुलफिल क्यों ना होती हो, तुम्हारे को स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये स्मॉल कंपनी नहीं है। आगे जेड लिमिटेड पेड अप ये और टर्नओवर 35 करोड़ दोनों विद इन लिमिट है, तो ये इज इक्वल टू स्मॉल कंपनी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एक बार ये आंसर देख लो फिर आगे चलते हैं। यार वो स्पीकर की आवाज वहां से हॉली करना जरा। हाँ जी, वो पब्लिक कंपनी है, वो भी स्मॉल कंपनी नहीं होती। क्या है, मैम यहाँ पे डेबिट नेगेटिव लिखा हुआ प्राइवेट लिमिटेड है ना। अच्छा ये सब्सिडरी कंपनी नहीं है, लिमिटेड दिया हुआ है, इट्स अ पब्लिक कंपनी। जो जो ये वाली है वो इसके हिसाब से सॉल्व हो रही है, और जो ये सेकंड क्वेश्चन है वो मींस वाली डेफिनेशन के हिसाब से सॉल्व हो रहा है। तो यहां पे पॉइंट मिस हुआ है, पीवीटी वर्ड नहीं दिया हुआ था, जबकि दोनों की टर्म कंडीशन हो रही थी। और यही गलती है जो 90% होनी है, क्योंकि हम डायरेक्टली किस पे जंप कर जाते हैं, फिगर्स पे। चलें आगे। देखो उन्होंने सीधा दिया है,
cannot be considered as a small company since it is a public company. आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड में 9 डायरेक्टर्स हैं ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. द कंपनी आर्टिकल स्टेट that the quorum for a board meeting shall be 1/3 of total strength or 9 directors. नहीं, 1/3 of the total strength or 2 directors whichever is higher. अच्छा, अगर मैं 9 का 1/3 कर दूं तो कितना आया? 3 या 2 whichever is higher, तो is equal to 3 आ गया. Company now intends to amend its articles to specify that the quorum of the board meeting shall be 1/3 of the total strength or 4 directors. अच्छा, whichever is higher, मतलब जहां पे 2 लिखा है उसको वो क्या करना चाहते हैं? 4. Advise the company on the procedure for including, क्या लिखा हुआ है? Entrenchment provision in the articles in accordance with the company's. Would your advice differ if the company was a public company? तो यहां पे बेसिकली कॉन्सेप्ट किसका है? ऑल्ट्रेशन ऑफ AOA in case of entrenchment clause. ठीक है. उन्होंने बोला था entrenchment clause जो लेके आना है उसको लाने के 2 तरीके होते हैं. एक, या तो फॉर्मेशन के टाइम पे ही हो या बाद में आप अपने आर्टिकल को क्या कर सकते हो? ऑल्टर. अगर प्राइवेट कंपनी है तो कंसेंट सबकी चाहिए और अगर पब्लिक कंपनी है तो कंसेंट 75% की चाहिए. यहां पे उन्होंने बोला है, कंपनी का नाम देखो क्या दिया हुआ है? जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड. तो ये पॉसिबल है अगर जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड के सारे मेंबर्स मान जाए. उन्होंने तुमसे पूछा क्या तुम्हारा आंसर डिफर करता अगर पब्लिक कंपनी होती? यस. अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो फिर इन दैट केस हमारे को सबके कंसेंट की जरूरत नहीं थी. फिर हमारे को कितने कंसेंट की जरूरत थी? 75%. ठीक है, जाओ आंसर रीड करो इसका. ठीक है, तो पहली कंडीशन यहां से आई. दूसरी कंडीशन क्या होती है? नोटिस किसको जाता है? ROC को, रजिस्ट्रार को. उसके बाद उन्होंने एज पर केस लिखा. देखो कि जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड ऊपर लिखे प्रोसीजर को फॉलो करे क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, वो कंसेंट ले सारे मेंबर्स का, और नोटिस किसको दे? रजिस्ट्रार को. हाँ, हमारी एडवाइस डिफर करेगी क्योंकि जब पब्लिक कंपनी होगी तो हमारे को सबकी कंसेंट नहीं चाहिए. हमको क्या चाहिए? SR प्लस इन्फॉर्म टू रजिस्टर. तो इंट्रेंचमेंट में एक तो चेंज, दूसरा ROC को इन्फॉर्म कर. आगे डायरेक्ट क्वेश्चन है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड नॉमिनल पार्टनर. ये देखो 28. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कौन होता है? जो पार्टनर है, नहीं प्रिटेंडेड पार्टनर है या बाकी सारे पार्टनर्स उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और वो रिप्रेजेंट होने दे रहा है. और नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? जिसने अपना नाम क्या किया होता है? लैंड, लेकिन उसका एक्चुअल में कोई रियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है. ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट्स, he does not invest anything, he does not take part in the conduct of the business. however थर्ड पार्टी को वो लाइबल होता है जैसे कि कोई नॉर्मल पार्टनर होता है, बिकॉज आउटसाइडर्स को ये नहीं पता होता कि एज अ पार्टनर वो कौन सा पार्टनर है. बस जो भी पार्टनर होगा उसके लिए आउटसाइडर्स किसी को भी लाइबल क्या कर सकते हैं. ठीक है जी, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हेन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गारंटी कैन बी रिवोक्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. और कितने मार्क्स में डाला हुआ है? 2 नंबर में. देखो क्या है इसका आंसर? कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक्ड. तो उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 कंटिन्यूइंग गारंटी किसकी पूछी है? दोबारा चलो क्वेश्चन पे. कंटिन्यूइंग गारंटी इन केस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है. अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट होता तो मैं 129, 130, 131 उठा देती. उन्होंने किसका पूछा है?
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। मैम ये कहां दिया हुआ था? लास्ट पेज पे, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप का सेक्शन कौन सा आ गया? 38। ट्रस्ट मी आज तक ये कभी पेपर में नहीं आया और डाल दिया इस बार एमटीपी में। लास्ट सेक्शन है पार्टनरशिप का। टॉपिक सेम है, सिर्फ सेक्शन के नंबर है। टॉपिक सेम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला। ये देखो, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी अगर आप दी जाती है फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ अ फर्म, अगर एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी है, फ्यूचर ट्रांजेक्शंस को आप रिवोक कर सकते हो जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है। लेकिन जो डेथ या रिटायरमेंट से या इंट्रोडक्शन से पहले ट्रांजेक्शंस हो चुकी हुई थी, उसके लिए गारंटी रिमेन्स द सेम। इज दैट क्लियर? तो फोकस, आज तक ये नहीं आया, बट अगर वो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में उठा रहे हैं तो वो कहीं से कुछ भी डाल सकते हैं। और ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चन से उनको पता लग जाता है बच्चे को कितना डीपली आता है। तो जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उनको पता है बच्चा इंटेलिजेंट है, जिसने नहीं किया उनको पता है इस बच्चे ने डीप स्टडी नहीं की। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, उसको याद ही नहीं होना। आगे चलते हुए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, आरके ट्रेडर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है सेलर फॉर द परचेज ऑफ 2000 बासमती राइस स्पेशली ग्रोन इन छत्तीसगढ़ स्टेट शुड बी पैक्ड इन पिंक कलर बैग। बासमती राइस है 25 किलो ईच होना चाहिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके प्लेस ऑफ ओरिजिन बाय स्पेसिफाइंग द मोड ऑफ पैकिंग ऑफ बासमती राइस। ये सब उसने उसको बताया है। आगे, the seller agreed for specific packaging of rice grown in Chhattisgarh state. However, by misunderstanding, staff of seller ने 2000 की जगह 1800 किलो पैक किया। पहली गलती, 2000 की जगह 1800 किलो पैक किया। पिंक कलर बैग की जगह व्हाइट कलर बैग में किया। 25 केजी की जगह 30 केजी ईच का बैग बना दिया। ठीक है, और छत्तीसगढ़ स्टेट की जगह स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब 4 गलतियां इन्वॉल्व। कहते जो बाकी का 200 केजी है वो छत्तीसगढ़ का ही है, पिंक में ही है। इसका मतलब है 1800 वाले में गड़बड़ है, 200 वाले में गड़बड़ नहीं है। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एनालाइज, ध्यान दो क्वेश्चन किसका है, एनालाइज whether the buyer has the right to reject the entire quantity of basmati rice supplied by the seller or not। बताओ जी, बताओ। इसमें डालूं सेक्शन 15, implied condition as to description violated। क्वांटिटी भी गलत है, कलर भी गलत है, सब कुछ डिस्कशन हो रखी थी। ठीक है, implied condition as to description violated है, आपने वॉयलेट कर दिया 200 केजी एग्जैक्ट कंडीशन के है, बट आई तो पार्ट डिलीवरी है ना, तो पार्ट डिलीवरी एक्सेप्ट करने के लिए बायर एलिजिबल नहीं है। बायर के ऊपर आप फोर्स नहीं कर सकते। अगर इंप्लाइड कंडीशन वॉयलेट होती है तो वो पूरा रिटर्न कर सकता है, पूरा रिजेक्ट कर सकता है, पार्टली एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो उसकी चॉइस है। देखते हैं आंसर इसका। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, there is implied condition as to description violated. They say buyer is not bound to accept and pay for the goods. In the instant case 1800 accordingly है, 200 नहीं है। buyer अगर चाहे तो उसके पास राइट है वो इंटायर क्वांटिटी को ये बात बोल के कि वो डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं कर रहा, उस इंटायर क्वांटिटी को क्या कर सकता है, रिजेक्ट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक ने एग्री किया है वो लैपटॉप देगा वसंत को फॉर अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय कुसुम। ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय कुसुम थर्ड पार्टी। सेक्शन 10 ऑफ से होगा, 9 है रीजनेबल प्राइस का, याद है, 10 है फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी। However, before the delivery of laptop, Karthik changed his mind
and did not share any particulars and configuration of the laptop with कुसुम। इसका मतलब है तुमने खुद प्रिवेंट किया तुमने थर्ड पार्टी को, तो अगर अब थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड नहीं कर पाई तो थर्ड पार्टी इसके लिए लायबल नहीं है। विच मेड हर अनएबल टू वैल्यूएशन, कुसुम रिफ्यूज टू डू द वैल्यूएशन। वसंत को लैपटॉप चाहिए था, so he promised कार्तिक that if the laptop is delivered to him he would pay reasonable price। justified बात बोल रहा है। however कार्तिक decided not to sell his laptop to वसंत। see अभी डिलीवरी नहीं हुई थी, अगर डिलीवरी नहीं हुई है तो बायर मांग नहीं सकता, और अगर डिलीवरी हो चुकी है तो सेलर वापस मांग नहीं सकता। ठीक है। वसंत wants to know from you being a legal expert, क्या कार्तिक बाउंड है बाय हिज प्रॉमिस as he agreed earlier to deliver his laptop to him at a reasonable price। कहां लिखा है उसने बोला था, ये कहां बोला था उसने? नो, वसंत needed the laptop so he promised Karthik that if the laptop is delivered to him he would pay reasonable price। ये वसंत ने बोला, कार्तिक ने नहीं बोला था। कार्तिक सेलर कौन है? कार्तिक। तो इफ इट डज नॉट एग्री टू डिलीवर द अदर रेमेडी अवेलेबल टू वसंत, बताओ जी क्या रेमेडी अवेलेबल है? देखो आओ आंसर पे। सेक्शन 10, प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी। अगर वो वैल्यूएशन नहीं करता या नहीं कर पाता तो एग्रीमेंट क्या हो जाता है? वॉइड। और अगर उसको प्रिवेंट किया गया है तो फिर जिसने प्रिवेंट किया है पार्टी एट फॉल्ट, वो किसके लिए लायबल होता है? फॉर डैमेजेस। इंस्टेंट केस में कुसुम वैल्यूएशन नहीं कर पाया था क्योंकि कार्तिक की गलती थी, इसीलिए एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड। दो अदर रेमेडी अवेलेबल टू वसंत है, वो सिर्फ क्या क्लेम कर सकता है? डैमेजेस। बट अगर वो उसको बोले कि वो पार्ट डिलीवर कर दे तो डिलीवर नहीं होगा, और अगर वो बोले रीजनेबल प्राइस ले ले, वो तब होता जब ऑलरेडी उसको कमोडिटी डिलीवर्ड होती। यहां पे कमोडिटी अभी डिलीवर नहीं हुई थी। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आप देखो, जब क्वेश्चन पेपर में 2, 4, 3 के क्वेश्चन, पेपर बहुत लेंदी होता है। जब क्वेश्चन 6, 7, 5 नंबर के होते हैं तब पेपर लेंदी कम होता है। आगे चलते हैं। कॉर्पोरेट व्हील का डायरेक्ट क्वेश्चन है जी। कॉर्पोरेट व्हील और कॉर्पोरेट व्हील समटाइम्स फेल्स टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शंस। किसकी बात हो रही है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। एक्सप्लेन एनी 3 इंस्टेंसेस। तुमने इतने सारे करे हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में तुम वायलेशन ऑफ वेलफेयर कर दो, ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी कर दो, कोई भी 3, टैक्स इवेजन कर दो, कोई भी 3 एक्सप्लेन करने हैं। लेकिन यहां पे मार्क्स तभी मिलेंगे जब कंटेंट के साथ लीडिंग केस का नाम मेंशन्ड। ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड? नाउ लिसन अगेन। ये क्वेश्चन भी आज तक कभी नहीं आया। पिछला क्वेश्चन कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का भी 2 नंबर में था, इस बार भी क्वेश्चन 2 नंबर का ही है, और ये अभी तक नहीं आया। उन्होंने फिर से उठा के इफेक्ट, ये इफेक्ट कौन सा है? सेक्शन 10। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट सेक्शन 9 में होता है। एमओए और एओए के रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट सेक्शन 10 में होता है। ये देखो, पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। कॉर्पोरेट व्हील उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये देखो। उसके बाद उन्होंने 3 कंटेंट दिए हुए हैं, दिख रहा है? मैंने फिर बोल दिया, उन्होंने 3 मांगे तो उन्होंने तुम्हें 5 दिए हैं। बिना नाम के इस टॉपिक को मत करके आना, केस स्टडी के नाम के। ठीक है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम की बात करते हैं। याद करो किस किस को बाइंड करता है? बाइंड करेगा कंपनी को मेंबर के साथ एज इफ वो साइंड है, और वो बाइंड करेगा ईच मेंबर को एज इफ जो उसमें लिखा है कंपनी बाइंड है मेंबर को प्रोवाइड करने के लिए, और जो उसमें लिखा है मेंबर बाइंड है कंपनी को प्रोवाइड करने के लिए। और जितनी अमाउंट उसमें लिखी है उतनी मनी मेंबर ने कंपनी को ऑलरेडी पे कर दी है। अब कंपनी की तरफ वे ड्यू है, बकाया है। कल को जब कंपनी बंद होगी, कंपनी ने वो पैसा मेंबर्स को क्या करना है? वापस। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं जी। रेफरिंग टू एलएलपी, बताइए व्हाट सर्कमस्टांसेस एलएलपी अपने नाम को चेंज करेगी? अगर नाम डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है, आइडेंटिकल है, क्लोजली रिजेंबलिंग है, मिलता जुलता ट्रेडमार्क ऑफ एलएलपी कंपनी, दैट्स इट, बट नॉट फर्म।
ऑल्सो एक्सप्लेन द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर द चेंज इन द नेम इफ एनी इन केस डिफॉल्ट देयर इन। तो इस केस में ट्रेडमार्क वाला बंदा अगर ऑब्जेक्ट करता है तो वो 3 साल में कर सकता है। अगर कंपनी ने आपको नाम चेंज करने के लिए बोला तो आपको 30 डेज में चेंज करना है, नहीं 3 मंथ्स में चेंज करना है, 15 दिन में इन्फॉर्म करना है। और अगर आपने नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नाम को चेंज कर देगी। हाँ, अगर आप चाहो तो फ्यूचर में उसको बदल सकते हो। ठीक है, देखो इसका आंसर देखते हैं। देखो सेक्शन 17 आ गया। वो कहते हैं हमें नहीं पता 15-16 में क्या गिवन था। अगर आपका नाम फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे टू नियरली रिजेंबल करता है, आइडेंटिकल होता है एलएलपी को या कंपनी को या ट्रेडमार्क को, ठीक है, तो फिर आपको उस नाम को बदलना पड़ेगा विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 15 दिन में आपको चेंज के आरओसी को नोटिस देना है। और जब आरओसी ने आपको बोला, आरओसी आपको 30 दिन में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। अगर आपने फिर भी ना बदला तो एलएलपी में सेंट्रल गवर्नमेंट नाम को खुद अलॉट करेगी, फ्रेश सर्टिफिकेट बोलेगी आरओसी को देने के लिए। फ्यूचर में अगर आप चाहोगे तो आप इस नाम को बदल सकते हो। दूसरा उन्होंने तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, स्मॉल एलएलपी एक्सप्लेन करो। 2K 1K T का A डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो कंट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए? 25 लाख और हायर, लेकिन जो एक्सीड नहीं कर सकती कितना? 5 करोड़। और टर्नओवर कितना है? टर्नओवर है 40 लाख और हायर, लेकिन कितना एक्सीड नहीं कर सकता? 50 करोड़। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या है? एंड। उसके बाद क्या है? और में उन्होंने बोला है अगर कोई रिक्वायरमेंट फ्यूचर में प्रिस्क्राइब हो जाए, फिलहाल अभी ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। एबीसी एंड कंपनी एक रिनाउंड पार्टनरशिप फर्म है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिजनेस कर रहे हैं लास्ट 20 ईयर से। उन्होंने कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन करी है और फर्म को 50 लाख का क्या हो गया है? नुकसान, 50 लाख का। अब कंपनी कहती है जी अपनी इंटेग्रिटी को बचाते हुए हम एक नए पार्टनर डी को इंट्रोड्यूस करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 31। बिफोर एडमिशन डी, अदर पार्टनर्स एबीसी डिसाइडेड ऑन देयर ओन and made an agreement with the creditors that a new partner will be liable for the existing debt through novation। गलत है ये, रॉन्ग है। क्यों? एग्रीमेंट किसमें होता है? ओल्ड पार्टनर्स में एंड न्यू पार्टनर्स में। उसके बाद आप कंसेंट किसकी लेते हो? क्रेडिटर की। ठीक है, आगे। when D joins he came to know about the debt of 50 lakh with reference to Indian decide would D be liable for the debts of the firm incurred prior to his admission by virtue of agreement between ABC? Answer is no. Whether the answer be different if D was a minor at the time of admission? No, answer remains the same. Minor तो वैसे ही liable नहीं होता। Whether D would be liable to pay the debt upon becoming major? Answer is no. तब भी वो liable नहीं होगा। क्यों नहीं liable होगा वैसे? क्योंकि मेजर बनने के बाद उसने पहले डिसाइड करना होता है कि वो पार्टनर बनेगा कि नहीं बनेगा। नाउ देखो, ये देखो आपके 3 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। तो हम पहले सेक्शन 31 को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू। नेक्स्ट टॉपिक में माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर लाइबिलिटी ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पार्टनर बोलेंगे ही इज लाइबल नॉर्मली फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन एंड ऑनवर्ड्स। However, if he signs an agreement and he undertakes the liability of the old firm and creditor assents the same, then the newly admitted partner is liable for the old debts of the firm as well। पहले इतना लिख लिया, उसके बाद 1 2 3 करके आंसर करेंगे। देखो उन्होंने डायरेक्टली 1 2 3 स्टार्ट किया हुआ है बट आप ऐसा नहीं करोगे। पहले सबसे पहले उन्होंने तुमसे पूछा था लाइबिलिटी बताओ डी की, तो 31 के हिसाब से आ गया। उन्होंने कैसे आंसर किया हुआ? उन्होंने भी वही लिखा हुआ है। 7 नंबर का क्वेश्चन है ना, जितने पार्ट्स होंगे उतने ज्यादा मार्क्स होंगे। तो लाइबिलिटी ऑफ डी, ये कौन है? न्यूली एडमिटेड पार्टनर। देखो पहले उन्होंने सेक्शन 31 का कंटेंट दिया, देखो सारा कंटेंट दिया है। क्रेडिटर की कंसेंट चाहिए, मियर एग्रीमेंट नोवेशन कैन नॉट ऑपरेट एज अ नोवेशन, और उसके बाद एक लाइन दे दी इन द इंस्टेंट केस डी लाइबल नहीं होगा
क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट ए बी सी एंड क्रेडिटर के बीच में हुआ है, जबकि जो एग्रीमेंट है वो ए बी सी एंड डी के बीच में होना था, और बाद में कंसेंट किसकी आनी थी? क्रेडिटर। समझ आया? आगे ये आ गया जो हमने ऊपर बोला था, जो मैंने तुम्हें बोला था वो सारा किसका आ गया? फर्स्ट का आंसर। अब डाला हमने सेकंड, इफ डी वॉज अ माइनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो सेक्शन 30 कहता है माइनर की लाइबिलिटी ओनली अप टू द शेयर ऑफ हिज क्या होती है? प्रॉफिट्स। माइनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती। माइनर के साथ अगर एग्रीमेंट कर भी लो तो भी नोवेशन क्रिएट नहीं होता, माइनर लाइबल नहीं होता, तो डी वुड नॉट बी लाइबल इन दिस केस। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, लाइबिलिटी बताओ डी की ऑन बिकमिंग मेजर। अब माइनर पार्टनर ऑन बिकमिंग मेजर becomes personally liable to third parties of all the acts done since he was admitted to the benefits of, जब तक वो बेनिफिट्स ले रहा था उस वो लाइबिलिटी तो उसने बेयर करनी है, लेकिन मियर एग्रीमेंट नोवेशन नहीं होगा। इनकमिंग पार्टनर को आपको एग्जिस्टिंग डेट्स के लिए साइन करवाना पड़ेगा, तो अगर वो मेजर बन भी जाता है he would not be liable. Why? He has to decide he will opt for partnership or not. Is that clear? चलें आगे, आगे चलते हैं जी। तो अगर 3 क्वेश्चंस आते हैं उनमें मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा तब हो जाते हैं जब आप उनको पार्ट वाइज सॉल्व करो। ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम कहता है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ऑथराइज्ड कंपनी है टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन द प्रॉपर्टी इन गुड़गांव। सिंस द कंपनी वाज नॉट डूइंग वेल, डायरेक्टर्स कंपनी ने बोर्ड मीटिंग करी और उन्होंने बोला कि हम ना बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग से शिफ्ट कर देते हैं इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। इसके लिए इन्होंने 5 करोड़ मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड से क्या किया? बोरो। 1 मिनट, आपने काम बदला, अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। आगे, और नाम में आपके क्या शो हो रहा है? फाइनेंस। काम किसका कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन का। But the members of the company did not approve the decision of the board, hence the company refused to pay the loan. According to the provisions, what is Magnum Finance Limited for the recovery of the loan? बताओ जी, क्या लोन रिकवर हो सकता है? आंसर इज फंडामेंटल ये है कि आप मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड नहीं जा सकते। अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड चले जाते हो तो हम उस एक्ट को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। अल्ट्रा वायर्स वॉइड होता है, अल्ट्रा वायर्स नल एंड वॉइड होता है, अल्ट्रा वायर्स को हम रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, अल्ट्रा वायर ना स्यू कर सकता है ना स्यू करवा सकता है। तो कंसिडरिंग एवरीथिंग, जब आपको कंपनी का नाम दिख रहा था, कंपनी के नाम में फाइनेंस वर्ड है, तो इसका मतलब है कंपनी को कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना अलाउड नहीं है। अगर उन्होंने यहाँ पे क्या किया? उन्होंने अल्ट्रा वायर्स द लोन लिया है। आपको नहीं पता जब अल्ट्रा वायर का टॉपिक आना 399 साथ में लग जाना है। 399 कहता है मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपने मेमोरेंडम को पढ़ा होना चाहिए था। तो वो कहता मैंने तो मेमोरेंडम पढ़ा था, उसमें लिखा था कि कंपनी का ये काम है। कहते फिर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए इनको लोन कैसे दे दिया? तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, रादर आप फंस गए किसके अंदर? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर। समझ आया? आंसर रीड करो। आंसर रीड करो प्लीज।
पढ़ लिया, वो लोन की रिकवरी नहीं कर सकता। लेकिन याद करो, अगर आपने लोन लिया और उस लोन को यूज किस लिए कर लिया, फॉर पेमेंट ऑफ लॉफुल डेट, याद करो वहां पे एक टॉपिक था, देन यू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, फिर लोन की रिकवरी हो सकती है। और अगर पैसे अभी तक स्पेंड नहीं किए गए हैं तो सेम स्पीशी रिकवर की जा सकती है वाया इंजंक्शन। तो बेसिकली ये टॉपिक कौन सा था, अल्ट्रा वायर्स द लोन। तो नॉर्मली अल्ट्रा वायर में सारा टॉपिक आ गया। अल्ट्रा वायर द लोन में दो चीजें एक्स्ट्रा आती हैं, एक क्या वो लॉफुल डेट के लिए यूज हो गया, दूसरा अगर पेंट नहीं है तो फिर क्या लगता है उसके ऊपर, इंजंक्शन। ये दो चीजें अल्ट्रा वायर द लोन में एक्स्ट्रा है, बाकी सारा अल्ट्रा वायर सबके लिए क्या है, कॉमन। दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। एसएमएन लिमिटेड 221 में 50 लाख के शेयर कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 में। कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया है, 75% मेंबर 10% का डिविडेंड मांग रहे हैं, क्या मिलेगा, आंसर इज नहीं। पहले सेक्शन 8 लिखोगे, कंपनी एजुकेशन, इन्वायरमेंट, आर्ट, साइंस, कल्चर को प्रमोट करती है, ये अपने प्रॉफिट को ऑब्जेक्ट्स यूटिलाइजेशन में लगा देते हैं और इनके ऊपर प्रोहिबिशन है कि ये डिविडेंड नहीं देते। इंस्टेंट केस लिखोगे 2-3 लाइनों में और सीधा फटाफट से कंक्लूड कर दोगे। देखो वही दिया हुआ है, देख लो, नजर मार लो एक बारी, फटाफट से कंक्लूड कर दोगे। और कंक्लूड करके उन्होंने क्लियरली दिया हुआ है कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास की है डिविडेंड देने के लिए, वो डिविडेंड देने वाली रेजोल्यूशन क्या है, इनवैलिड। क्यों, क्योंकि इनको डिविडेंड पे करना अलाउड नहीं है। इज दैट क्लियर। उसके बाद जी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सी पार्ट में, उन्होंने आपको बोला है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ, क्या बताओ, श्योरिटी की लाइबिलिटी। श्योरिटी की लाइबिलिटी आ गई, अंडर सेक्शन आ गया 128, क्या क्या होती है, को एक्सटेंसिव, सेकेंडरी एंड कंडीशनल। अगर डेटर लेफ्ट कर दिया, मतलब शॉर्ट में लिखते डिस्चार्ज कर दिया, तो श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। एक और पॉइंट था, क्रेडिटर पहले श्योरिटी को स्यू कर सकता है और प्रिंसिपल डेटर को बाद में स्यू कर सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर रीड कर लो इसका। Done है। Next question. It says discharge of contract of surety by invalidation of contract of guarantee. Contract invalidate कब होता है, जब guarantee obtained by misrepresentation 142, guarantee obtained by active concealment 143, को श्योरिटी ने बोला बाकी को श्योरिटीज को ज्वाइन करवाओ और बाकी को श्योरिटीज ने ज्वाइन नहीं किया 144। तो जी 6 नंबर का क्वेश्चन फ्री के नंबर। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी जॉइंटली प्रॉमिस कर रहा है डी को 6000, जॉइंट प्रॉमिसर्स, कंसिडर प्रोविजंस बताओ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, फोकस। कैन डी कंपेल एनी ऑफ द 3 पार्टनर्स एबीसी टू पे हिम 6000, आंसर इज यस। पहले तो जॉइंट प्रॉमिसर का सेक्शन कौन सा है, 42, फिर एक को वो कंपेल कर रहा है, फिर सेक्शन कौन सा है, 43। पहले 42 डिटेल में दोगे, 43 डिटेल में दोगे, फिर आओगे फर्स्ट पे, कैन डी कंपेल, आंसर इज
Yes, via section 43. C is compelled to pay the whole of the amount to D. Can he recover anything from A and B when both A and B were solvent? Yes, equally. A is not in a position to pay anything. Then the default is to be borne by D and C equally until and unless a ratio has been signed. जाओ आंसर रीड करो फटाफट. देखो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में वो कितना कंटेंट लिख रहे हैं. पढ़ लिया. चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. What are the rules governing the compensation payable in the event of dishonor of negotiable instrument under the provisions of Negotiable Instrument Act 1881? कौन सा सेक्शन है? ये कॉपी में है, बुक में ही. रूल्स लास्ट टॉपिक है. फिर से लास्ट टॉपिक है. रूल एज टू कंपनसेशन. देखो कंपनसेशन कब पे करनी पड़ती है? जब डिसऑनर होता है. डिसऑनर किस चीज का? चाहे वो प्रॉमिसरी नोट का हो, चाहे वो बिल का हो, चाहे वो चेक का हो. ठीक है. पे किसने करनी है? कोई भी पार्टी जो लायबल है पे करने के लिए. किसको? होल्डर को या एंडोर्सी को. कहते हैं कंपनसेशन के ऊपर क्या रूल्स लगते हैं कि तूने अमाउंट इंस्ट्रूमेंट की तो देनी है, उसके साथ टुगेदर तूने वो एक्सपेंसेस भी मुझे देने हैं जो नोटिंग, प्रेजेंटिंग या प्रोटेस्टिंग के मैंने एक्स्ट्रा पे किए. ठीक है. दूसरा पॉइंट, जिस बंदे से पैसे लेने हैं वो रिसाइड करता है किसी अलग जगह पे. इंस्ट्रूमेंट जहां पे होनी है उससे किसी अलग जगह पे वो रिसाइड करता है, तो होल्डर रिसीव करेगा करंट एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू प्लेसेस. ठीक है. तीसरा पॉइंट, जो एंडोर्सर है he has paid the amount due on the same. कितने के साथ देना पड़ेगा? विद द इंटरेस्ट ऑफ 18%, जब तक वो टोटल एक्सपेंसेस पे ऑफ डिसऑनर के नहीं कर देता. आगे, जिस बंदे से तुमने पैसे लेने, कंपनसेशन लेनी है, और जो एंडोर्सर है अगर वो डिफरेंट प्लेस पे रिसाइड करता है तो दोबारा दिया हुआ है करंट रेट लगेगा 2 प्लेसेस का. उसके बाद जिसने कंपनसेशन लेनी है, पार्टी एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, अगर वो चाहे तो उस कंपनसेशन के प्रति अगला बिल बना सकती है. ठीक है. फिर वो चाहे पेबल एट साइट हो, पेबल एट डिमांड हो. कहते हैं उसमें अमाउंट कौन सी डालेंगे? जो तुम्हारा ड्यू था टुगेदर विद जो एक्सपेंसेस, प्रोटेस्टिंग, नोटिंग वगैरह के आने हैं उनमें ऐड करके. उसके बाद जो ये उन चीजों के लिए नया बिल बन रहा है उसके साथ कंपनी करो ओल्ड वाली इंस्ट्रूमेंट जो पहले क्या हो गई है? डिसऑनर. ठीक है. उसके बाद जब पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी तो पार्टी में मेक कंपनसेशन एज द मैनर टू द ओरिजिनल बिल. अगर नया बिल भी डिसऑनर हो गया तो उसके ऊपर वक्री कंपनसेशन आ जाएगी. देन द प्रोसेस कंटिन्यूज. वो पे करता है कि उस चीज के लिए आप दोबारा से क्या साइन कर देते हो? अगला बिल. ठीक है जी. अब कोई एक्सपेक्ट, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया था पेपर में. फिर से तीसरा क्वेश्चन दिखा रही हूं मैं तुम्हें जो अभी तक नहीं आया था. 117 नहीं आया आज तक, आ गया. वो भी 7 मार्क्स का. आगे चलते हैं. अगला हमारे पास आ जाता है
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का रेगुलेटरी का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन इंडिया, तीन दिए हैं, दो दो नंबर का कंटेंट हो गया। ये लो आपके सामने ओपन है, एक बार रीड कर लो, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला तो है नहीं। चलूं अगले पे, जल्दी जल्दी रीड करो। डन है, चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5 का ए। अशोक का ट्रेडर है, डिलीवर्ड टू कैमरा टू मंगेश ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस 24। मंगेश डिलीवर्स द कैमरा टू राहुल ऑन द टर्म्स ऑफ सेल फॉर, इसका मतलब क्या है? कैश और रिटर्न। इसका मतलब है प्रॉपर्टी तेरे पास तभी ट्रांसफर होगी जब तू मेरे को इसकी क्या पे कर देगा? कैश। आफ्टरवर्ड राहुल डिलीवर्ड इट टू विशाल ऑन अ सेल ऑन रिटर्न बेसिस विदाउट पेइंग कैश टू मंगेश। कैमरा which was in possession of Vishal was lost by theft. He exercised due care of its safety, referring to the provisions। बताओ जी कैमरा के लिए लायबल कौन होगा? देखो सबसे पहले 24 लगेगा सेल ऑन रिटर्न बेसिस। उसमें उन्होंने बता दिया सेल ऑन रिटर्न बेसिस प्रॉपर्टी आपको बायर को तब ट्रांसफर होती है जब वो कुछ करे विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। कहते ऐसा क्या करे वो? कहते दो चीजें आती है, प्लेज या सेल। ठीक है, वो कहते मंगेश ने डिलीवर किया है सेल ऑन रिटर्न बेसिस को, किसको? राहुल को। उसने सेल और रिटर्न के साथ एक और कंडीशन, थर्ड कंडीशन अटैच करी है, कौन सी? कैश ओनली। इसका मतलब है चाहे अब तू प्लेज कर दे, चाहे अब तू सेल कर दे, तब भी इसको इज इक्वल टू एक्सेप्टिंग द गुड्स नहीं माना जाएगा तब तक जब तक तेरे तू कैश पे नहीं कर देता। ठीक है, अब क्या हुआ? Therefore the property therein camera passes to, क्यों? देखो ना आप एक गड़बड़ कर रहे हो। मंगेश ने डिलीवरी किससे ली है? एक मिनट। अशोक का ट्रेडर डिलीवर्ड अ कैमरा। अच्छा पहले अशोक है, अशोक के बाद मंगेश है। इन दोनों में सेल या रिटर्न है, मंगेश और राहुल है। इसमें सेल प्लस रिटर्न प्लस कैश है। ठीक है, राहुल डिलीवर्ड टू विशाल। अच्छा इसने दिया है विशाल को, यहां पे सेल प्लस रिटर्न है, कैश नहीं है। ठीक है, अब इसके पोजेशन से कैमरा क्या हो गया? लॉस्ट। ये क्वेश्चन समझ आया? देखो वो कह रहे हैं, एक मिनट मेरे को इक्वेशन दोबारा देखनी है। AMRV, AMRV ऐसे गया। ठीक है, यहाँ पे SR है, यहाँ पे प्लस C है, यहाँ पे भी SR है। ठीक है, देखो अब आगे फिर उन्होंने क्या लिखा है?
पहले यहां पे हमें समझ आ गया कि मंगेश को ट्रांसफर हो गई है प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि हम इसका आंसर किसके हिसाब से कर रहे हैं, इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, क्योंकि वहां पे सिर्फ क्या था, सेल और रिटर्न। लेकिन जब राहुल की बारी आई है, राहुल ने डिलीवर किया कैमरा विशाल को सेल ऑन रिटर्न विदाउट पेइंग कैश टू मंगेश। उसने मंगेश को फिलहाल कैश पे नहीं करी थी, जबकि इसके ऊपर कंडीशन रखी गई थी तूने कैश पे करनी है तो ही तुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो सिंस राहुल डिड नॉट पे कैश, तो ओनरशिप राहुल को ट्रांसफर नहीं हुई है। समझ आया? विशाल डिड नॉट एक्सेप्ट द गुड्स, कैमरा वॉज लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो विशाल कुछ भी पे करने के लिए लायबल नहीं है। तो लायबिलिटी किसकी हो गई, मंगेश की। मैम मंगेश की क्यों? क्योंकि इसको अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि इसने कैश पे नहीं किया था। और इससे पहले कि ये रिप्लाई करता कि इसको सेल एक्सेप्टेड है कि नहीं, कैमरा लॉस्ट हो गया। तो जब इससे लॉस्ट हुआ, लायबिलिटी इसके ऊपर जानी थी आर, बट इसको खुद को अभी प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर हुई क्योंकि इसने अभी तक कैश पे नहीं किया था। रिस्क पासेस विद ओनरशिप, तो ओनरशिप अभी भी किसके पास है, मंगेश के पास। तो एक्चुअल में लायबिलिटी कौन बेयर करेगा, मंगेश। बच्चे समझ आया जो ऑनलाइन बैठे हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्विस्टेड सा क्वेश्चन था, ट्विस्टेड सा क्वेश्चन था। और कितने मार्क्स का था, 4 नंबर का। चलें आगे, आगे चलते हैं जी। अंसारी जयपुर का। अब अंसारी क्या कर रहा है, जैसे अंसारी ऑफ जयपुर ने 100 स्मार्ट टीवी बेचे 50,000 के बाबूराम को ऑफ दिल्ली। He delivered the TV sets to Chetan, a transport carrier, for transmission to Baburam. Ansari to Baburam. इसके बीच में चेतन कैरियर है। इसने आगे बेच दिया है श्यामलाल को @60K, और इसने इसको बेचा था @50K। ठीक है। ऑन रीचिंग द गुड्स एट डेस्टिनेशन, बाबूराम डिमांडेड द डिलीवरी। एक मिनट। ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन, इसने बाबूराम डिमांडेड द डिलीवरी, बट चेतन मतलब ट्रांसपोर्ट वाला wrongfully refused to deliver the goods to बाबूराम। ठीक है। आगे, पहले तो यहां पे सेक्शन लग गया, इसका भी क्वेश्चन नहीं आया आज तक, इसका भी नहीं आया आज तक, तो इसका मतलब पेपर टफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, इट्स फाइन। सेक्शन 51, सेक्शन 51 क्या कहता है, wrongful refusal of delivery by carrier। ये सेक्शन है, आज तक नहीं आया पेपर में, फिर से 4th क्वेश्चन दिखा रही हूं मैं। wrongful delivery by carrier, ठीक है। जब wrongful डिलीवरी हो, उसकी वजह से जो स्टॉपेज है 51, उसकी वजह से जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है क्या हो जाता है, लॉस्ट। ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, क्योंकि तेरी गलती है कैरियर। ठीक है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का क्वेश्चन बहुत बारी आया है, बट ये रॉन्गफुल डिलीवरी के साथ क्लब करके स्टॉपेज इन ट्रांजिट का क्वेश्चन नहीं आया हुआ, पहली बार आया। ठीक है। आगे चलते हैं। दैट इज वाई ही फेल टू डिलीवर सेट्स, और लॉस हो गया जी। अंसारी को पता लगा, उसने चेतन को बोला स्टॉप द डिलीवरी, भाई तू लॉस्ट कर चुका है। क्यों? क्योंकि तेरे ही बंदे ने रॉन्गफुल डिलीवरी करी है। आंसर, क्या अंसारी के पास स्टॉप द राइट्स इन ट्रांजिट अवेलेबल है? आंसर इज नो। वेदर बब्बूराम कैन क्लेम लॉस सफर ड्यू टू नॉन डिलीवरी फ्रॉम अंसारी, क्या ये नॉन डिलीवरी के लिए स्यू कर सकता है? नॉन डिलीवरी, नॉन डिलीवरी, नॉन डिलीवरी, राइट ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। तुम टॉपिक नहीं पकड़ रहे हो। नॉन डिलीवरी, बब्बूराम कौन है, बायर, तो वो किसको स्यू कर रहा है, सेलर। राइट्स ऑफ बायर, तुमने पढ़ा था अनपेड सेलर के राइट्स अगेंस्ट द गुड्स अगेंस्ट द बायर। उसके अगला टॉपिक क्या था, राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। अगर वो डिफॉल्ट कर दे तो उसका टॉपिक है। और नंबर देखो कितने सारे, 3 नंबर। मतलब भूल जाए आंसर करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। देखो
51 लगाया पहले उन्होंने, पहले रॉन्गफुल का टॉपिक डाला, सीधा लिख दिया लॉस्ट है। उसके बाद उन्होंने डाला ऑन द अदर हैंड 57 कहता है अगर बायर सफर करता है लॉस ड्यू टू नॉन डिलीवरी तो ही कैन स्यू द सेलर। ये टॉपिक कौन सा आ गया, राइट ऑफ बायर का टॉपिक भी डाल दिया, और ये 51 में लॉस्ट इन टू बुलजाई लिखा हुआ है, बुलजाई के नंबर है यहाँ पे, कोई कहानियां नहीं पाई उन्होंने, इंस्टेंट केस लिखा और लिख दिया बब्बूराम कैन क्लेम लॉस सफर ड्यू टू नॉन डिलीवरी फ्रॉम अंसारी वाया सेक्शन नंबर 57 राइट ऑफ द बायर टू स्यू सेलर फॉर नेग्लिजेंसी। समझ आया? आगे चलते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन है जी, पार्टनरशिप फर्म इन विच अ कोर्ट में एट अ सूट ऑफ अ पार्टनर डिसॉल्व पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब किसी पार्टनर ने कंप्लेंट करी है और उसके चक्कर में आप पार्टनरशिप फर्म को क्या कर रहे हो, डिसॉल्व। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सेक्शन 44 लग गया। देखो जब पार्टनर क्या डिक्लेयर होता है, इनसेन या ऑफ अनसाउंड माइंड, और कोर्ट में कौन गया है, अदर पार्टनर्स या उस इनसेन पार्टनर का नेक्स्ट फ्रेंड। टेम्पररी सिकनेस नहीं होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। दूसरा परमानेंट इनकैपेसिटी, फिर मिसकंडक्ट, परसिस्टेंट ब्रीच, उसने अपना 100% ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, परपीचुअल हमारे को लगातार क्या हो रहा है, लॉसेस। उसके अलावा कोई भी जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड अगर है, जैसे कि डेडलॉक रख दी मैनेजमेंट में, लॉस ऑफ सब्सटेंटम, पैसे का बहुत उतार चढ़ाव हो रहा था, बहुत बड़ा घपला है, तो उन सर्कमस्टांसेस में पार्टनरशिप को डिसोल्यूट किया जा सकता है। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट्स ऑफ बेलर, ये लो राइट्स ऑफ बेलर में से एक पॉइंट को पिक कर दिया अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, ये भी नहीं आया आज तक। राइट्स ऑफ बेलर बहुत बार ही आया पेपर में, अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर मेरे ख्याल से शायद एक बार ही आया, शायद एक बार ही आया। राइट्स ऑफ बेलर के पॉइंट्स में से पिक कर लिया उन्होंने सेक्शन 180 कि अगर रॉन्ग डूअर है तो फिर बेलर का क्या राइट होएगा, बेलर रॉन्ग डूअर को क्या कर सकता है, स्यू। यहां पे तो बेली को भी बेलर वाला राइट मिल जाता है कि तू बेलर बन के रॉन्ग डूअर को स्यू कर सकता है। और अगर उसके 181 कहता है अगर तुझे उसके प्रति केस करना पड़ा, वहां से पैसे मिले और अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनेटली बेलर और बेली उस मुनाफे को आपस में शेयर कर सकते हैं। देखो जी इसका आंसर करो रीड। मैं फिर याद दिला दूं, बहुत बार ही आया ड्यूटीज या राइट्स ऑफ बेलर, अंदर कूद के एक स्पेसिफिक पॉइंट डाल दिया उन्होंने, तो आपकी पढ़ाई थोड़ी डेप्थ में जाके होने वाली है। डन है? आगे चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ड्यूटीज ऑफ पॉनी। पॉनी की क्या ड्यूटीज है, आपके सामने क्वेश्चन है। रीजनेबल केयर ऑफ द प्लेज्ड गुड्स, अनऑथराइज्ड यूजेज नहीं करना, तेरी ड्यूटी है जब टाइम खत्म हो गया रिटर्न द गुड्स, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उनकी मिक्सिंग नहीं करनी, कोई भी एक्ट इनकंसिस्टेंट नहीं करना, अगर कोई एड ऑन है तो उस एड ऑन को क्या कर देना है, रिटर्न। ठीक है जी। आगे, राम ने परचेज किया सेकेंड हैंड कार रोहन से 5 लाख की ऑन 10 नवंबर, 4 लाख रुपीस पे किया इमीडिएटली, 1 लाख 1 साल में दे दूंगा, बट ही कुड नॉट पे द रिमेनिंग अमाउंट टिल दिसंबर 2023। 10 नवंबर को बोला था और 1 साल मतलब 10 नवंबर 2023 तक पे कर देना चाहिए था, बट वो नहीं पे किया। इसका मतलब जो रोहन है वो अनपेड सेलर हो गया। ऑन 5 जनवरी 2024 Ram received an invitation for Rohan's wedding, which he could not attend, but sent a check of 51,000 as a gift by post. अब चेक आ गया तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर अब मुझे पता नहीं है क्वेश्चन किसका है, रोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो ये अनपेड सेलर है। अब मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। When Rohan deposited the check, it was returned unpaid, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चेक, उसने चेक को डिपॉजिट करवाया, इट वॉज रिटर्न अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट। अच्छा, अंडर सेक्शन 138, एक मिनट, तूने किसके लिए चेक दिया है और 138 कब अट्रैक्ट होता है,
जब डेट या लाइबिलिटी हो। ये तो सोशल इन्विटेशन है, ये तो गिफ्ट है। गिफ्ट में, डोनेशन में, चैरिटी में, सोशल इन्विटेशन में 138 एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, आगे बताओ जी, क्या वो राम डिसऑनर ऑफ चेक के लिए लायबल कंसिडर किया जाएगा? किया जाएगा, बट सेक्शन 138 में कंसिडर नहीं किया जाएगा। वेदर रोहन हैज जस्टिफाइड इन कंसिडरिंग दिस एज एन ऑफेंस अंडर 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसका अगला सेक्शन याद करो। 139 क्या कहता था? प्रिजम्पशन। वो तो बोलेगा ही कि 138 वॉयलेटेड है, तो रोहन ने कुछ भी गलत नहीं किया। लेट्स सी उन्होंने क्या आंसर किया, मुझे नहीं पता। ये सी 138 पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट और लाइबिलिटी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अगर चेक गिवन हो गिफ्ट, डोनेशन, सिक्योरिटी वगैरह के लिए, तो उसको यहां पे कंसिडर नहीं किया जाता। कहते चेक अनपेड आ गया है, रीजन इनसफिशिएंट बैलेंस है या अमाउंट एक्सीड करती है जितना बैलेंस अकाउंट में है, तो हम मानेंगे कि उसने ऑफेंस किया, उस चक्कर में उसको 2 साल तक की सजा और ट्वाइस द अमाउंट। पहले नॉर्मल 138 लिखा। अब लिख एक्सप्लेनेशन। डेट एंड अदर लाइबिलिटी मींस लीगली एनफोर्सेबल डेट, जबकि 51,000 क्या है? गिफ्ट, इसीलिए हम उसको लायबल नहीं कर सकते क्योंकि 138 अट्रैक्ट नहीं होता। अगला उन्होंने तुमसे पूछा द एक्सप्लेनेशन टू बी गिवन, वो कहते हैं 138 में ओनली लीगली एनफोर्सेबल डेट होगा, इशूड इन द नेचर ऑफ गिफ्ट है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट। तो रोहन जस्टिफाइड नहीं है डिसऑनर ऑफ चेक के लिए। ध्यान दो, वो कहते हैं शो हो रहा है ना गिफ्ट के तौर पे, 139 में वो प्रिटेंड करेगा 138 लगता है, बट 139 में ही ड्रॉर शो करेगा कि 138 नहीं लगता, क्योंकि मैंने क्या दिया था इसको एज अ गिफ्ट। समझ आ गया? चले आगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, पॉसी कॉन्ट्रैक्ट और उसके क्या सेलिएंट फीचर्स। अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, या उसका कनेक्शन डाला हुआ है उन्होंने किसके साथ? प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, प्लेज बाय पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलो आओ, डायरेक्ट आंसर है, रीड करते हैं। पॉसी कॉन्ट्रैक्ट नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, रिजेंबल्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। फीचर्स, ये मनी का राइट है, एग्रीमेंट से राइज नहीं होता। अगला थर्ड पार्टी के पास ये क्या क्रिएट करता है? राइट इन पर्सोनम, राइट इन रेम क्रिएट नहीं करता। रिस्पॉन्सिबिलिटी 71, फाइंडर की क्या? टेक प्रॉपर टेक केयर ऑफ द गुड्स, डू नॉट एप्रोप्रिएट देम एंड यू कैन रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज नॉट फाउंड। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट 178, मर्केंटाइल एजेंट मतलब प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, तो एक्चुअल ओनर ने प्लेज नहीं करवाया। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट मींस प्लेज बाय द ओनर इटसेल्फ। हम इसको क्या मानेंगे? वैलिड प्लेज, प्रोवाइडेड जब आपने पौनी के पास गिरवी रखवाया उसने गुड फेथ में एक्ट किया और उसको नोटिस नहीं है कि जो उसके पास गिरवी रखवा रहा है उसके पास अथॉरिटी अवेलेबल नहीं थी। आगे प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 178A, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा 19 या 19 के ए में, फिर वो चाहे फ्रॉड हो, कॉर्जन हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने से पहले वो पार्टी किसी और को प्लेज कर चुकी हुई तो फिर उसको वैलिड प्लेज माना जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं जी। सी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से आंसर करो। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल? 7 and 8 याद करो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 56, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का 7 and 8। और अगर एग्रीमेंट से पहले हुआ तो वॉइड एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे हुआ तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन कौन सा लग गया? 7 and 8। समटाइम ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, याद लिखवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपल्सरी वेवर, इंडिविजुअल वेवर या वॉलेंटरी वेवर बोलते हैं जिसको। आओ फटाफट से रीड करें आंसर इनके भी। ठीक, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट 7 आ गया। अगर स्पेसिफिक गुड्स है और वो पहले सेक्शन 7 में पेरिश कर देते हैं तो एग्रीमेंट क्या हो जाता है? वॉइड। और अगर गुड्स पेरिश करते हैं सेल से पहले लेकिन एग्रीमेंट के बाद, तो उसके बाद फिर क्या होएगा? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। उसके बाद आ गया 13,
तेरा कहता है जी अगर आपने खुद वेव किया है, आपने खुद बोला था कि मैं ट्रीट करूंगा ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच एज वारंटी, ये दोनों वॉलेंटरी वेवर है, ये वॉलेंटरी वेवर है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेपरेबल था, आपने पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया और जो आपने कंडीशन रखी थी वो एक्सक्यूज्ड बाय लॉ है, ये कंपल्सरी कन्वर्जन। समझ आया? कंपल्सरी है कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी, और यहां पे आपका एमटीपी फिनिश है। ट्रस्ट मी, अभी तक जो एमटीपीज आरटीपीज आते थे बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते थे, इस बार जो नया आरटीपी उन्होंने लॉन्च किया ये बहुत फ्रेश है, जो कि जिससे वो आपको ये हिंट दे रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कम नंबर के क्वेश्चंस भी आएंगे, और जो कम नंबर के क्वेश्चंस है वो बुलजाई लिखने और वो टू द डेप्थ वाले क्वेश्चंस है, वहां से आपका आईक्यू लेवल पता चल जाएगा। ठीक है जी, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।